हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई विश आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सृष्टि IAS ड्रीम टू सक्सेस। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको अपना थोड़ा सा इंट्रो देना चाहता हूँ। मैं भी UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। 2025 की टारगेट लेके चल रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने तैयारी स्टार्ट की है। तो दोस्तों, क्या है ना कि मेरे घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ी सी वीक है। इसी को चलते मैंने सोचा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैं यूट्यूब पे शेयर करूँ, और आप लोग का सपोर्ट रहा तो शायद थोड़ी इनकम का सोर्स हो जाएगा, तो मैं अपने घर में थोड़ी सी हेल्प कर सकूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आई विश अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। दिल से अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों, ताकि हमारा भी कुछ सोर्स हो जाए। ठीक है, आई विश। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं वीडियो अपनी। जैसे कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि हमारा जो संविधान है उसको बनाने के लिए हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, ये हमने पढ़ लिया था। जिसमें हमने पढ़ा था कंपनी का शासन और ताज का शासन। कंपनी का शासन 1773 से 1858 में, और सम्राट का शासन 1858 से 1947 में। ठीक है दोस्तों, तो आई विश आप सबने उसको पढ़ लिया होगा, अच्छे से रिमेम्बर कर लिया होगा। ठीक है, मैंने कहा था मैं उस पर क्विज लेके आऊँगा, तो मैं उस पर क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। तो जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, मैं वो लेके आया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों बस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें लक्ष्मीकांत की, आप सब लोग जानते होंगे कि UPSC की तैयारी के लिए या कोई भी प्रिपरेशन के लिए लक्ष्मीकांत की बुक बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं भी लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ रहा हूँ अच्छे से। तो उसके साथ मैं नोट्स बना रहा हूँ, तो वो नोट्स मैं आपके साथ शेयर करता चल रहा हूँ। तो सबसे अच्छी बात है कि मैं स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा हूँ, तो अगर जो भी मेरी इस वीडियो पे स्टार्टिंग से बना हुआ है उसकी भी मेरे साथ प्रिपरेशन होती चलेगी। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बना ही दिया था कि कंपनी के शासन में सम्राट का शासन क्या है, 1 पेज में 2 पेज में कैसे मैंने कवर किया है। अगर वो सब आप याद करते चलेंगे मेरे साथ ही, तो आपकी भी मेरे साथ लक्ष्मीकांत की बुक अच्छे से रिमेंबर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आज मैं उसी टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैंने भी पढ़े थे, तो मैंने सोचा आपको भी शेयर करना चाहिए, तो मैंने इसलिए उस पर वीडियो बना दी, आपको भी मैंने शेयर कर दी। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो। ये है हमारा भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो मैंने पढ़ा था कि ताज का शासन क्या होता है और सम्राट का शासन क्या और कंपनी का शासन क्या था। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है कि रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स अधिनियम, पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। तो जैसा कि दोस्तों हमने पढ़ चुके हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात थी कि इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल चुना गया, और गवर्नर जनरल के पद के लिए 4 सदस्यों की जो थी रिक्वायरमेंट थी उसको रखा गया। और मद्रास के और बम्बई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत आ गए। और इसी के थ्रू 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी। ठीक है, और इसी 1773 एक्ट में ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी। ठीक है, हमने ये सब पढ़ा था। तो क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो रेगुलेटिंग एक्ट, किसके थ्रू, रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन आपका UP ARO प्री एग्जाम में पूछा गया 2016 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। और ऑप्शन नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, दोस्तों एक चीज़ और है कि जैसे ही एक्ट आए ना, उस टाइम आप तुरंत उस चीज़ का रिवीजन करते चलिए, क्विक में क्या होता है कि जैसे जैसे आएगा तो आपको लगेगा कि आपको वो चीज़ याद है। याद होने के बावजूद भी उसको आप माइंड में रिवाइज करिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने पढ़ा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट,
फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल चुना गया, जनरल पद के लिए 4 सदस्य रखे गए। मद्रास से बम्बई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत आ गए, अधीन हो गए। और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, आप जानते ही हैं। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो ना 4 पॉइंट्स हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हो गए दोस्तों, ठीक है ना। तो अब आप इसमें पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। तो सही है, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब दूसरा है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो क्या लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? नहीं, इस न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा एम्पे थे। याद रखिएगा दोस्तों, कौन थे? एलिजा एम्पे जो थे वो मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। तो एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थे, तो क्या हो गया इसका आंसर सही? विकल्प नंबर 1, केवल 1, इसका आंसर क्या सही होगा? केवल 1, ठीक है दोस्तों। तो क्या सही होगा? केवल 1, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्या निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। ऑप्शन नंबर 1 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यवादी और आंग्ल विवाद। ठीक है, कह रहे हैं कि 1813 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव कैसे पड़ी। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा की नींव कैसे पड़ी। तो स्टेटमेंट नंबर 1 और 2, या केवल 2, या केवल 1 और 3, या केवल 1 और 3। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आ रहा है 1813 चार्टर एक्ट। ठीक है, सबसे पहले तो चलिए हम रिवीजन करते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था। जैसा कि मालूम है 1813 के चार्टर एक्ट में एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, किसको? एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था कि चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार में एकाधिकार को जारी रखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, एकाधिकार समाप्त हो गया, चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार को रखा गया था। ठीक है, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि इसी एक्ट के थ्रू ईसाई मिशनरी भारत आए थे। ठीक है, और इसी एक्ट के थ्रू पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने के लिए प्रसार करने के लिए आए थे। और कर ना देने पे दंड की व्यवस्था भी इसी एक्ट के थ्रू हुई थी। ठीक है ना दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कि कह रहा है कि 1813 के चार्टर एक्ट में, तो सही बात है, 1813 के चार्टर एक्ट में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, सही बात है बिल्कुल। ठीक है, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये क्या था? जनरल इंस्ट्रक्शन पब्लिक का गठन, ये भी सही है। प्राच्यवादी और आंग्ल विवाद, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 2 3। अब ये क्यों सही है इस पर डिस्कशन करते हैं इस नेक्स्ट स्लाइड में। मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ ये कि 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान अपनाया गया था। और 1823 में क्या हुआ था? 1823 में क्या हुआ था? जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था। जैसे कि आपने विकल्प नंबर 2 देखा था ना कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तो अंग्रेजी शिक्षा की जब शुरुआत हुई थी तो इसका गठन किया गया था। और इसकी जिम्मेदारी क्या की गई थी? समिति में 10 यूरोपीय सदस्यों को सौंपी गई थी। ठीक है, जिसमें क्या थे? आंग्ल शिक्षा के समर्थक नेता ट्रैवलियन थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंग्ल शिक्षा के समर्थक कौन थे? ट्रैवलियन थे। कौन थे? ट्रैवलियन थे। और एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट है कि 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव की स्वीकृति कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था। तो इस तरह से दोस्तों इसके तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 इसी में बना, और प्राच्यवादी और आंग्लवादी का विवाद भी इसी में था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया? तो जैसा कि अभी हम पढ़ के आए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताइए।
ठीक है। 1813 का चार्टर अधिनियम क्या था? 1813 का चार्टर अधिनियम। जस्ट अभी हम पढ़ के आए कि ईसाई मिशनरी आया 1813। आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए 1813, जैसे 1813 ईसाई मिशनरी, चाहे चीन के साथ व्यापार, एकाधार समाप्त, ईसाई मिशनरी, पश्चिमी शिक्षा का प्रसार कर, ना देने पे धन की व्यवस्था, 1813 चार्टर अधिनियम। ऐसे ऐसे याद करिए, जल्दी जल्दी याद हो जाएगा मेरे साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम में भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? अरे वाह, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो आप तुरंत आंसर दे देंगे, अभी आप पढ़ के आए हैं तुरंत। 1813 चार्टर एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट, ईसाई मिशनरी भारत आए, एकाधिकार समाप्त हो गया, चाहे चीन के साथ व्यापार में एकाधिकार को जारी रखा, कर न देने पर दंड की व्यवस्था, पश्चिमी शिक्षा का व्यापार प्रचार, पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार, ठीक है। तो 1813 का चार्टर अधिनियम अच्छे से याद हो गया आप सभी को, आई विश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अभी मैंने पढ़ के आया चार्टर एक्ट 1813 ना, अब उसमें क्वेश्चन आ गया। कह रहा है स्टेटमेंट नंबर 1, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़ के समाप्त कर दिया। तो बिल्कुल सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्र पर ब्रिटिश राजा की संप्रभुता सुदृढ़ कर दिया, ठीक है। तो क्या उन्होंने सुदृढ़ कर दिया था? इसमें इस स्टेटमेंट में आपने ऐसा पढ़ा था, तो जाहिर सी बात है कि जब जाहिर सी बात है कि सही है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि कंपनी ने क्या किया था कि पहले क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी केवल वही व्यापार कर सकती थी, ठीक है। तो लेकिन इस एक्ट के बाद उनके एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो ब्रिटिश राज की संप्रभुता सुदृढ़ हो गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। क्लियर है ना दोस्तों। तीसरा कह रहा है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो क्या हमने 1813 में ये पढ़ा था? नहीं पढ़ा था ना। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो कौन सा सही है? ऑप्शन ए, विकल्प ए। तो विकल्प ए सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आपके क्वेश्चन होगा कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ये क्यों गलत है? आप सभी सोच रहे होंगे। क्योंकि क्या था, जो भारत का राजस्व था ना, वो 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था ना, जब हमारा राज सचिव नियुक्त हुआ था, याद करिए, ठीक है। तो ये जो तीसरा ऑप्शन होगा वो 1858 से रिलेटेड है ना, तो यानी तीसरा विकल्प गलत हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने? तो हम दोस्तों पढ़ चुके हैं 1833 का अधिनियम हमने पढ़ चुका है ना। तो 1833 अधिनियम रिवीजन करिए तुरंत से मेरे साथ, आप भी रिवीजन करिए 1833 का अधिनियम, ठीक है। क्या क्या था 1833 की बात? जैसा कि मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि 1833 के अधिनियम को सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं, सेंट हेलेना एक्ट। देखिए ये हम दोबारा नहीं बता पाएंगे सेंट हेलेना एक्ट क्यों बोलते हैं। अगर आपको जानना है तो आप हमारी वीडियो देखिए दोबारा से, क्यों सेंट हेलेना एक्ट बोलते हैं 1833 चार्टर अधिनियम को, पार्ट नंबर 2 वीडियो हमारी देखिए, ठीक है। चलिए 1833 की इम्पोर्टेंट जो बात है वो हम डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट 1833 का हमने जो पढ़ा था कि भारत का जब गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 में, अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल चल रहा था, अब उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखिएगा पहला पॉइंट, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर। दूसरा पॉइंट, एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार जो था, अभी तक 1813 में पढ़ा था कि एकाधिकार समाप्त हो गया था, लेकिन चीन के साथ और चाय के साथ व्यापार रखा था, लेकिन 1833 में उसको भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि गवर्नर जनरल की काउंसिल ने पहली बार विधि सदस्य रखा गया। कौन रखा गया? पहली बार विधि सदस्य रखा गया। चौथा पॉइंट, जो पुराने कानून थे उनको नियामक बोला गया, नए कानून को एक्ट बोल दिया गया, ठीक है। तो
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो जाहिर सी बात है, अभी मैंने बताया इसी का एक्ट का पॉइंट ना, कि जो विधि सदस्य था गवर्नर जनरल की काउंसिल में पहली बार रख सकते थे हम लोग ना, लॉर्ड मैकाले ने चुना था जो पहली बार। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, बाकी 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का गवर्नमेंट डे, से भी आगे क्वेश्चन आएंगे, उस हिसाब से डिस्कशन करते चलेंगे। ठीक है, क्या करना है, हमें हर एक्ट पे पढ़ते जाना है और जो विकल्प में उसका आंसर सही मिले उसे तुरंत सही कर देना है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। तो चलिए विकल्प सुनने से पहले हम एक बार 1861 के अधिनियम को रिवाइज कर लेते हैं। हमें मालूम है कि कंपनी का शासन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होके 1858 तक चला था, और जो ब्रिटिश का शासन था वो 1858 से लेके 1947 तक चला था। तो अब 1861 का अधिनियम किसके अंतर्गत आ रहा है? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ रहा है। तो क्या पॉइंट है हमारे 1861 के अधिनियम के? जाहिर सी बात है, जब 1857 की क्रांति हो गई थी उसके बाद ये पहला जो था अधिनियम 1858 का था, उसके बाद ये अधिनियम आया था 1861 का अधिनियम। ठीक है, तो हमने इसके विषय में डिटेल में डिस्कस किया है मेरी वीडियो में पार्ट 2 में, तो जाके आप एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन से पॉइंट है जल्दी से। कानून निर्माण में भारत के प्रतिनिधि को शामिल किया गया था कानून निर्माण के लिए, कौन सा? 1861 में। ठीक है, जिसमें इन्होंने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सब दिनकर राव को चुना था। कौन से अधिनियम के थ्रू? 1861 के अधिनियम के थ्रू। क्लियर है दोस्तों? 1861 के अधिनियम के थ्रू कानून बनाने में, कानून निर्माण में चुना गया। ठीक है, उसके अलावा 3 लोगों को चुना गया था, मैंने बता दिया, पुरानी वीडियो में भी बताया हुआ है मैंने। सर दिनकर राव, पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसमें क्या था कि अभी तक हम पहले पढ़ते आए थे कि कैसे कैसे जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन में हो गए थे 1777 में, लेकिन इस एक्ट के थ्रू मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उनको स्वतंत्र कर दिया गया ना, अपनी स्वायत्ता दे दी गई। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यहाँ से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के आरंभ हुआ। ठीक है, दूसरा पॉइंट, विधान परिषद का गठन हुआ था। कौन कौन सी 3 जगह की हुई थी? बंगाल, पंजाब, उत्तर पश्चिमी प्रांत। बंगाल 1800, क्या पढ़ा था हमने बंगाल का? 1862। उत्तर पश्चिमी प्रांत का पढ़ा था 1866। अब पंजाब का पढ़ा था 1897। ठीक है, क्लियर? बंगाल 1862, उत्तर पश्चिमी प्रांत 1866 और पंजाब 1897। 3 चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और इसी एक्ट के थ्रू पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत को मान्यता दी गई थी। किसने दी थी? लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, अध्यादेश जारी किया गया था। अध्यादेश जारी नहीं, मतलब अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी इसी एक्ट के थ्रू मिली थी। कौन से एक्ट के थ्रू मिली थी? इसी एक्ट के थ्रू मिली थी दोस्तों। ठीक है, क्लियर है ना दोस्तों? तो अब क्वेश्चन एक बार हम पढ़ते चलते हैं, विकल्प भी देख लेते हैं विकल्प में क्या क्या कह रहा है। कह रहा है कि इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका की परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई थी। कितनी हो गई थी? कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई थी। तो ऐसा तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं, अभी हमने 1861 पढ़ा, तो 1861 में ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। इसका मतलब जहाँ जहाँ पहला है वो विकल्प गलत हो गए ना, ए गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, बचा कौन सा? बी, यानी बी सही हो गया। ठीक है, देखिए कैसे हमने उसको सिलेक्ट किया आंसर को। ठीक है, स्टेटमेंट 2 कहता है कि विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। तो
हमने ये तो पढ़ा कि कानून बनाने के लिए 1861 में लोगों को, प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। ठीक है, तो जब विधि निर्माण में शामिल किया गया तो कितना अच्छा है, और अधिक बारह कर दी गई, यानी दूसरा तो सही है। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। जाहिर सी बात है, जब मद्रास बम्बई की प्रेसिडेंसियों को स्वायत्तता दे दी गई, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है प्रांत और केंद्रीय विषयों में कोई भेदभाव नहीं रखा गया। विधान परिषद का भी गठन कर दिया गया, तो विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, अब है कि भारत परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों पर पढ़कर सही से सही विकल्प चुनें। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया। कुल 24 सदस्यों में से गैर कर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। सदस्यों को पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं 1892 का जो अधिनियम आया था वो क्या था। 1892 का जो अधिनियम था वो क्या था? भारत परिषद अधिनियम। केंद्र तथा प्रांतों में संख्या बढ़ी, ये हमने पढ़ा था 1892 में कि केंद्र और प्रांतों में संख्या बढ़ी। ठीक है, और विधान परिषद में बजट पे बहस करने और कार्यपालिका को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी फोर्स किया गया। ठीक है, और केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन की शक्ति वायसराय को दी गई। 3 पॉइंट पढ़े। केंद्रीय प्रांतों में संख्या बढ़ी, विधान परिषद में बजट बहस करने का तथा केंद्रीय पालकों से प्रश्न पूछने का अधिकार, केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन की शक्ति वायसराय को दी गई। 3 पॉइंट। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया, तो सही बात है, इसको 20 जून 1892 को लागू किया गया। मतलब कह सकते हैं 20 जून को नहीं दोस्तों, क्या हुआ था कि 20 जून 1892 को इसको स्वीकृति मिली थी, लेकिन जो ये लागू हुआ था ना ये 3 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था? 3 फरवरी को। याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसको मैंने वीडियो में डिस्कशन नहीं किया था कि कब लागू हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1892 का जो अधिनियम था उसको 20 जून 1892 को स्वीकृति मिली थी, ना कि लागू हुआ था। लागू कब हुआ था? 3 फरवरी 1893 को लागू हुआ था, यानी पहला जो विकल्प है वो गलत हो गया। पहला विकल्प गलत हो गया। ठीक है, गलत हो गया। ठीक है, कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी, ये कह रहा है। हमने ये तो पढ़ा था कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या का जो पावर थी वो वायसराय को देगी, लेकिन संख्या कितनी थी ये नहीं पढ़ा था ना। तो चलिए हम ये बता देते हैं आपको क्या सिस्टम हुआ था। क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्य हेतु मालूम है कि सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 से अधिकतम 16 कर दी गई विधायी सदस्यों की। इसके अतिरिक्त सदस्यों में कम से कम आधे गैर सरकारी होने थे, यानी आधे गैर सरकारी सदस्य हमारे होने थे। ठीक है, आधे होने थे। तत्संबंधी क्या था कि विनिमयों के तहत इन अतिरिक्त सदस्यों में से 6 सरकारी सदस्य और 10 गैर सरकारी सदस्यों की व्यवस्था भी की गई। ठीक है, तो जो 10 तो इन गैर सरकारी सदस्यों में भारतीय और यूरोपीय दोनों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है कि कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। कह सकते हैं सही है। नहीं, सॉरी, सही कैसे नहीं है? सही कैसे है भाई? हमने बताया ना कि 10 गैर सरकारी सदस्यों की व्यवस्था की गई ना, यहाँ तो 5 दे रहा है, तो दूसरा भी गलत हो गया। ठीक है, दूसरा भी गलत हो गया। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। क्या था तीसरा? कह रहा था कि सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो हमने पढ़ा था कि 1892 के अधिनियम में वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार तथा 6 दिन पूर्व नोटिस पे प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, ये दिया गया था, लेकिन उसमें ये तो नहीं था ना कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था।
पूरा प्रश्न पूछने का, यानी तीनों ही ऑप्शन गलत है हमारे। ठीक है, मतलब दोस्तों अगर आपको पेपर सॉल्व करने हैं पीसीएस और यूपीएससी का पेपर को क्रैक करना है तो आपको हर एक पॉइंट को डीपली से याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसको क्वेश्चन के साथ लिंक करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चनों को आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखिए ये सब बिल्कुल मिलते जुलते हैं, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सही कराएंगे कि 20 जून 1892 को होगा, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट नहीं याद होगा कि 20 जून को स्वीकृति मिली तो 3 फरवरी को लागू हुआ था, तब तक आप नहीं सही कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हो गई? भाई मालूम है 1861 का अधिनियम था। ठीक है, कि 1861 का अधिनियम था, अभी हमने पढ़ा पीछे वीडियो में कौन सा अधिनियम था, 1861 का अधिनियम था। क्लियर है ना, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 1861 में तो की ही नहीं गई थी, लेकिन ये 1861 ऑप्शन भी नहीं है। 1892 अभी हमने पढ़ा 1892 की बात, 1892 की बात, 1892 भी सांप्रदायिकता की बात नहीं की गई, अभी जस्ट हम पढ़ के आए, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो गलत ही हो गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। 1909 का मॉल्मेंटो सुधार इसी में तो था कि कहानी था कि मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा गया, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता निर्वाचन का जनक, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर दोस्तों, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1909 का अधिनियम में और कौन कौन सी बातें थी? 1909 के अधिनियम में बातें थी, केंद्रीय परिषद में संख्या 16 से 60 हो गई थी, इसको मॉल्मेंटो सुधार बोलते थे, और विधान परिषद का कार्य का जो दायरा था वो बढ़ा दिया गया था, मतलब अब इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। 1861 में नहीं दिया गया था ना, 1892 में, अभी हम पढ़ के आए, एक क्वेश्चन आया था ना कि अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किसमें दिया गया था, तो 1909 में दिया गया था। क्लियर है। और भारत के वायसराय और गवर्नर की जो कार्यपार्षद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान भी दिया गया था इसी में। मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व चुना गया था, इसलिए इनको सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं, लॉर्ड मॉल्मेंटो को। ठीक है, तो आंसर 1909 हो गया। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 1909 का अधिनियम संबंधित था, अभी हम पढ़ के आए 1909 का अधिनियम मॉल्मेंटो से सुधार है, तो मॉल्मेंटो सुधार है जिसमें अभी हमने पृथक निर्वाचन की बात की, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, पृथक मताधिकार क्षेत्र लागू करने के लिए। ठीक है, क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, बाकी भी डिस्कशन करते हैं। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कौन से अधिनियम में स्टार्ट हुई थी? अभी जस्ट मैंने बता के आया कि 1861 में विकेंद्रीकरण की। ठीक है, दैत्य शासन की व्यवस्था आपको मालूम है 1783 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जिसमें दैत्य शासन की व्यवस्था स्टार्ट हुई थी। विधान परिषद से रिलेटेड जो आया था वो आपको मालूम है 1861 में ही आया था, विधान परिषद का गठन हुआ था जिसमें 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई? अच्छा, अभी हमने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, अब संघीय न्यायालय की स्थापना की बात हो रही है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संघीय न्यायालय की स्थापना। क्या आपने 1861 में ऐसा कुछ पढ़ा था कि संघीय न्यायालय? क्लियर है कि नहीं पढ़ा था, तो 1861 तो गलत ही हो गया, जाहिर सी बात है। 1909 मॉल्मेंटो सुधार, जिसमें भी संघीय न्यायालय की कोई बात नहीं हो। 1919 1909 के 1919 आया था, कौन सा आया था 1919? मॉन्टगे चेम्सफोर्ड अधिनियम। चलिए वो पढ़ लेते हैं, चेम्सफोर्ड अधिनियम सुधार। ठीक है, 2 तो पढ़ लिए, 2 गलत हो गए, तीसरा पढ़ लेते, क्या पता ये सही हो। चलिए इसका पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि केंद्र में और प्रांत में, केंद्र में और
प्रांत में विधान परिषद को अपनी सूची में विधान बनाने का अधिकार था, हमने पढ़ा था। इसमें दो भाग विभक्त थे, कौन कौन से? हस्तांतरित और आरक्षित। कौन कौन से? हस्तांतरित और आरक्षित, ठीक है। द्विसदनात्मक प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था शुरू हो गई थी, पृथक निर्वाचन का सिद्धांत हुआ था। इस कानून ने संपत्ति कर हो गया, शिक्षा हो गई के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया था। लंदन ने भारत का उच्चायुक्त चुना था। लंदन में केंद्रीय बजट में राज्य बजट को अलग किया था, याद रखिएगा, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया था, ठीक है। तो इसमें भी कहीं संघीय न्यायालय की बात नहीं आई, तो इसका मतलब आप इसमें कोई भी आंसर सही नहीं, उपयोग में से कोई नहीं। अब बात आती है किस में ये बात आई थी? ये आया था 1935 में, ठीक है। जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अक्टूबर 1937 में, जब 1535 का अधिनियम आ गया था उसके बाद हुई थी, ठीक है। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे मॉरिस गेवियर लिख देता हूँ एक बार, शायद आपको नाम लिख दूंगा तो याद रहेगा। मॉरिस गेवियर, ठीक है, मॉरिस गेवियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में संघीय न्यायालय निम्नलिखित में किस वर्ष स्थापित किया? अभी जस्ट पढ़ के आए हम लोग 1935 में, ठीक है ना। सॉरी अभी पढ़ा 1937 में, सॉरी 1937 में, 1 अक्टूबर 1937 में स्थापित हुई थी, ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापित की थी? द्वैध शासन प्रणाली, ओहो, तो आपने पढ़ लिया था 1909 अधिनियम, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, वो डिस्कशन कर लेते हैं पहले। 1852 आपने पढ़ा, क्या 1852 में द्वैध शासन स्टार्ट हुआ था? दोस्तों अभी हम लोग जस्ट पढ़ के 1892 क्या उसमें स्टार्ट हुआ था? ऐसा सोचिए, तुरंत आप रिवाइज करिए, जैसे ही क्वेश्चन आया ना तुरंत आप इसको रिवाइज करिए, ठीक है, कि कब द्वैध शासन प्रणाली की जो स्थापित किया गया था केंद्र में, ठीक है ना, कब स्थापित किया गया था द्वैध शासन प्रणाली। तो 1892 में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था, याद होगा, अभी हमने बताया, रिवीजन आप कर लीजिए मन में वीडियो पॉज करके। 1997 मॉल मिंटो सुधार, उसमें भी नहीं हुआ था, 1919 में भी नहीं हुआ था, बचा कब? 1935। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा 1935 में, ठीक है। अभी हम रिवीजन कर लेते हैं 1935 का अधिनियम, ताकि आगे क्वेश्चन आएंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। 1935 में क्या हुआ था? 1935 में अधिनियम में हमने पढ़ा था कि 321 धाराएं थी, 321 धारा थी और 10 अनुसूची थी। क्या थी? 10 अनुसूची थी। ऑप्शन नंबर मतलब पॉइंट नंबर 1, ठीक है। और क्या पढ़ा था? और पढ़ा था अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। और 3 सूची, संघीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इस पे और अवशिष्ट शक्ति पे वायसराय को शक्ति दी गई थी। संघ सूची कितनी थी? हमने पढ़ी थी 59 विषय। समवर्ती सूची 36 थी और 54 जो थी वो राज्य सूची थी, ठीक है, 54 जो थी राज्य सूची थी। द्वैध शासन समाप्त हो गया था, द्वैध शासन की जो प्रणाली की थी वो आरंभ हुआ था। कैसे? जो विधान परिषद बन गई थी ना, जैसे, ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली। लेकिन क्या हुआ था, जो द्वैध शासन एक चल रहा था, द्वैध शासन कैसे चल रहा था? जो द्वैध शासन चल रहा था, द्वैध शासन मतलब आपका जैसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल सब तो ख़त्म ही हो गया था,
ऑलमोस्ट, उस तो बात है ही नहीं। लेकिन द्वैत शासन की प्रणाली का आरंभ हो गया था। कैसे आरंभ हो गया था? जो प्रांत थी ना, प्रांत, उनको स्वायत्तता दे दी गई थी। मतलब अब प्रांत फ्री होकर काम कर सकते थे। तो कह सकते थे केंद्र और राज्य जो हो गया ना, राज्यसभा जो बना दी गई, तो कह सकते थे कि इसी के थ्रू बनी थी, 1935 के अधिनियम के थ्रू। ठीक है। और 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था भी प्रारंभ हो गई थी। मतलब विधानसभा, विधान परिषद बना दी गई थी। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद करिए, आप भी मेरे साथ सोचिए। और एक और पॉइंट जो भी पढ़ा, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो मेरे साथ आप भी रिवाइज करते चलिए, याद करते चलिए, सोच सोच के, जैसे मैं याद कर रहा हूँ ना। क्लियर है दोस्तों? कुछ गलती होंगी, लेकिन आप उसको दोबारा से चेक करेंगे तो आपको वो माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं रिविजन कर रहा हूँ ना कि 1937 में आपका संघीय न्यायालय बना, जो मैं पढ़ के आया। और 11 में से 6 जो थे, उसमें से द्विसदनीय व्यवस्था स्टार्ट हुई, मतलब विधानसभा, विधान परिषद ना। और द्वैत शासन प्रणाली का भी आरंभ हो गया। ठीक है, तो क्लियर है दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ हुआ? 1935। ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं दोस्तों, आप रिवीजन करते चलिएगा अपना मन में, वीडियो पॉज करके अपना आप मन में खुद रिवीजन करते चलेगा, क्योंकि अगर हम कराते चलेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो खींच जाएगी। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा वीडियो को खींचने की कोशिश करते हैं। 1919 में भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रमुख है? अभी हम पढ़ के 1919 मौंटगे चम्सू सुधार ना। प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में देश शासन व्यवस्था। क्या ऐसा था? प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में देश शासन व्यवस्था था। हस्तांतरित विषयों पे और आरक्षित विषयों पर अधिकार बनाने का अधिकार दे दिया गया था ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो सकता है। जाहिर सी बात ना, प्रांतों में किया गया था ना कि हस्तांतरित विषय और दूसरा क्या था? आरक्षित ना। आरक्षित विषयों पे, कानून विषयों पे कानून बनाने का अधिकार दिया गया ना। हस्तांतरित में गवर्नर जनरल था, को पावर थी, और आरक्षित पे राज्य बना सकता था, तो ये बना देगा। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, क्लियर है? दूसरा बात करते हैं कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल। ये तो मालूम है, लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था 1909 में, तो ये तो हो नहीं सकता। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, ये सही है ना, प्रांतों को दे दिया गया था ना। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैत शासन सिद्धांत किसे निर्देशित करता है? ये देखिए पूछा गया, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आईएएस के प्री 2017 में पूछा गया है। तो आई थिंक इस सबका इसका आंसर आप दे सकते होंगे, द्वैत शासन सिद्धांत किसे निर्देशित करता है दोस्तों? सोचिए, आप लोग सोचिए, रिमाइंड करिए, सोचने की कोशिश करिए। जब आप माइंड पे जोर डालेंगे तभी माइंड आपका जो है ना, वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा, थोड़ा सोचने की शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, तो आपको मालूम है ना कि द्वैत शासन का सिद्धांत किसने दिया था? प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को 2 प्रवर्गों में विभाजन किया गया था, हस्तांतरित और आरक्षित में ना। क्लियर है ना? तो विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। विकल्प नंबर डी। क्यों केंद्रीय विधानमंडल को 2 सदनों में विभाजन इसमें नहीं हुआ था? द्वैत शासन में 2 सरकारों का भी नहीं, प्रांतों का हुआ था, हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में। ठीक है, क्लियर है ना? और किस में हुआ था द्वैत शासन? ये प्रांतों वाला द्वैत शासन प्रणाली को याद रखिएगा। द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत जो हुई थी 1935 में हुई थी, वो केंद्र से रिलेटेड थी, और ये प्रांतों से रिलेटेड थे। द्वैत शासन व्यवस्था बोलते, सिद्धांत जिसको बोलते हैं, 1919 में हमने पढ़ा। 1919 ना, क्या था कि इस अधिनियम में जो भारत के जो सचिव था ना, किसको बनाया गया था? वो मॉन्टगे को बनाया गया था, याद रखना, मॉन्टगे को। और जो वायसराय था वो चेम्सफोर्ड है, इसलिए इसे मॉन्टगे और चेम्सफोर्ड भी बोलते हैं ना। मॉन्टगे चेम्सफोर्ड अधिनियम बोलते हैं 1919 को। ठीक है, याद होगा। और द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, जिसके तहत प्रत्येक राज्य के प्रशासनिक विषयों को, जो प्रशासनिक विषय थे ना, उसको 2 विषयों में बांटा गया। जैसा अभी हमने बताया, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। ठीक है, जो आरक्षित विषय था उस पर प्रांत के जो गवर्नर थे
और उसके जो कार्यकारी परिषद के तहत क्या था, उसके लिए उत्तरदायी हुआ करते थे। लेकिन जो हस्तांतरित थे उस पे आपका जो विधायिका थी वही उत्तरदायी होती थी। ठीक है, क्लियर है ना दोस्तों? ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और आंतरिक विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए? IAS की पीडी 2022 में पूछा गया है। न्याय प्रशासन, स्थानीय शासन, भू राजस्व और पुलिस। ठीक है, तो दोस्तों आप ऐसे इसको याद रखिएगा कि जो गवर्नर जनरल था उसको किस पे कानून के लिए आरक्षित रखा गया था? आरक्षित विषयों पे ना। तो जाहिर सी बात है जो भी पुलिस की व्यवस्था होगी वो गवर्नर जनरल ही सॉर्ट आउट करेगा ना, जाहिर सी बात है। तो एक तो पुलिस हो सकता है, ठीक है। न्याय प्रशासन भी गवर्नर जनरल ही देखेगा, तो इसका मतलब गवर्नर जनरल क्या देखता था? आरक्षित विषय, तो न्याय प्रशासन भी हो जाएगा और पुलिस भी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्थानीय स्वशासन और भू राजस्व बचा ना, तो हमने एक देख लिया न्याय शासन और पुलिस। ठीक है, अब बचा स्थानीय शासन और भू राजस्व। तो स्थानीय स्वशासन तो भाई जाहिर सी बात है जो वहाँ पे राज कर रहा है, जो विधान परिषद होगी वो होगी, तो ये तो हस्तांतरित का विषय हो जाएगा, इन्हें गलत है। ठीक है, तो भू राजस्व सही हो जाएगा। तो 1, 3, 4 ये। चलिए अब हम पूरा एक बार आपको बता देते हैं आरक्षित विषयों में कौन कौन से आते हैं। जो आरक्षित विषय है ना, आरक्षित विषय, उसमें एक तो हमारा आ गया न्याय प्रशासन, जो हमने अभी पढ़ा, न्याय प्रशासन। दूसरा आ जाएगा हमारा भू राजस्व, जो अभी पढ़ा हमने। तीसरा हमने पुलिस पढ़ लिया। ठीक है, 3 पढ़ लिए ना। अब जो नहीं पढ़े वो बताते हैं आपको, ये 3 तो आपको याद है। ठीक है, न्याय प्रशासन, पुलिस, भू राजस्व। चौथा वित्त, वित्त मतलब मनी का जो सिस्टम हो गया वो भी इसमें आएगा। जाहिर सी बात है मनी केंद्रीय नियंत्रण करती तो वित्त आएगा। 5वां सिंचाई। ठीक है, 5 विषय याद रखिएगा, न्याय प्रशासन, भू राजस्व, पुलिस, वित्त, सिंचाई आदि, ये सब हो गया। ठीक है, और जो स्थानीय शासन है, स्वास्थ्य है, कृषि है, वो आ जाएगा हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय कौन कौन सा? स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा और स्थानीय स्वशासन। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। क्लियर है? क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू कर दी? अरे ये तो अभी हम लोग पढ़ के आए कि प्रांत की स्वायत्तता किसने शुरू कर दी थी। जस्ट अभी हम लोग पढ़ के आए ना, प्रांतीय स्वायत्तता किसमें शुरू कर दी गई थी? बताइए किसमें शुरू कर दी थी? सोचिए कि प्रांतीय स्वायत्तता किसमें शुरू हो गई थी। सोचिए अभी आप लोग पढ़ के आए जस्ट अभी। कौन सा अधिनियम में पढ़ा था कि प्रांतीय स्वायत्तता को छोड़ दिया गया था, देश शासन प्रणाली स्टार्ट की गई थी? 1935 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। एक सेकंड सॉरी दोस्तों, उसमें प्रांतीय स्वायत्तता तो नहीं हुई थी। प्रांतीय स्वायत्तता मैंने 1935 में पढ़ा था दोस्तों। 1935 कैबिनेट मिशन तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना दोस्तों 1919 होगा। क्यों 1919 होगा? अब आप सोच रहे होंगे ना, क्या हुआ था जो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत का जो प्रारंभिक रूप में क्या था कि 1919 में हुई थी। क्यों हुई थी? क्या हुआ था 1919 में प्रांतीय स्वायत्तता मिल गई थी हमें प्रांतों को, बट 1935 में इसको विस्तारित किया गया था। और क्या किया गया था? विस्तारित किया गया था।
मतलब 1935 का जब अधिनियम आया ना, उसको विस्तारित और स्थापित कर दिया गया था। तो ठीक है, कहीं कहीं पे 1935 भी दे सकता है, ठीक है, कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 में था। क्या हुआ था ना कि जो झारखंड का एग्ज़ाम हुआ था, झारखंड पीसीएस में, उसमें पहले ऑप्शन नंबर सी को ही सही माना गया था, लेकिन बाद में जब संशोधित उत्तर कुंजी आई, आंसर की आई, तो इसमें डी को भी सही माना गया था, क्योंकि जो 1919 में ना प्रांतों की स्वायत्तता दे दी गई थी, लेकिन उसको विस्तार जो हुआ था 1935 में हुआ था। कैसे भाई, मालूम है ना कि प्रांतों को 2 सूची में विभक्त किया गया था ना, विषय में एक स्थानांतरित को आरक्षित, मतलब उसमें उनको स्वायत्तता थोड़ी सी दे दी गई थी ना, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पेपर में अगर आ जाए कि ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कब हुई, तो अधिनियम 1919 में, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लगाने पे आपको याद होगा हर चीज़, आप अब रिवीजन कर रहे होगा, आपको और अच्छे से एक्ट याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। कब द्विसदनीय बनाई गई थी विधान पालिका, बताइए कब बनाई गई थी? 1919 में, 1919 भाषा का अधिनियम में। कैसे, क्या हुआ था, जो 1919 का भाषा का अधिनियम आया था, उसमें केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना हुई थी, केंद्र में, ठीक है। केंद्र में ऊपरी सदन, जिसको बोलेंगे राज्य परिषद, और निचले सदन, जिसको बोलेंगे केंद्रीय विधानसभा, ठीक है। जो ऊपरी सदन था उसमें क्या था कि 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य जो होते थे वो सरकारी थे, ठीक है, 7 सदस्य रखे गए थे। और निचले सदन में की बात की जाए तो इसकी अवधि 3 वर्ष की होती थी, ठीक है। और इसमें टोटल जहाँ तक 140 सदस्य रखे गए थे। अक्सर मुझे भी याद नहीं है सही से, मैं आपको बता दूंगा बाद में आराम से। लेकिन इसमें 2 बना दिए गए थे आपके, एक तो ऊपरी सदन आपका राज्य परिषद, और निचले सदन जो है केंद्रीय विधान परिषद, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका विकल्प जो 1919 भाषा कर अधिनियम द्वारा हो जाएगा कि द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई थी, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायक लाया? अभी जस्ट हम पढ़ के 1919 का एक्ट, अभी जस्ट पढ़ के आया ना 1919 का एक्ट, द्विसदनीय व्यवस्था लाया, अभी जस्ट पढ़ा, ठीक है। 1900 कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है कि 1919 के मॉन्टगे चैम्सो सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि की गई। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो क्या था, हमने ये तो पढ़ा ही नहीं कहीं भी कि 1919 में, ये तो पढ़े नहीं कि 1919 में 21 वर्ष से अधिक आयु को सभी महिलाओं को मताधिकार संशोधित करनी। ये पहला तो गलत हो जाएगा, सिंपल सा। अब 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया 1935 में, ये सही है, ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, विकल्प नंबर 2 यानी केवल 2 सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आ रहे, किस तरह क्वेश्चन आ रहे कि थ्योरी पढ़ने के बाद भी हमें क्वेश्चन लगाने के बाद पता चल रहा है कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो थ्योरी पढ़ने के बाद हमेशा क्वेश्चन लगाइए, इससे हमारा जो है ना एग्ज़ाम के लिए हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। हमें नए नए क्वेश्चन लिखने को मिलते हैं, याद रखते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ था कि चलिए एक बार थोड़ा आपको बता देते हैं, जो 1919 का द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, क्या किया तो गया था, लेकिन परंतु सीमित वर्ग की महिलाओं के लिए ही था, सभी महिलाओं के लिए वैक्स मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो कथन बनता ना वो गलत है, ठीक है। बट 1935 का जो अधिनियम आया था ना, उसमें सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए क्या किया गया था कि दलित वर्ग को और महिलाओं को और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान को आरक्षित कर दिया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा केवल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपने ये तो पढ़ाई था कि सिविल सेवा की शुरुआत कब हुई थी, है पढ़ा था ना आपने।
चलिए अभी हम शुरुआत कर देते हैं क्या हुआ था, आपको पहले डिटेल हम थोड़ा सा बताते हैं। भारत में जो आधुनिक जो है ना वो आधारित सिविल सर्विसेज जो है उसका जो प्रारंभ था वो 1854 में हुआ था। याद रखिएगा कब, 1854 में। 1854 में लंदन में सिविल आयोग की स्थापना की गई थी। 1854 में सिविल आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। और फिर 1854 के बाद एक साल बाद 1855 में क्या हुआ था कि इसी प्रतियोगिता परीक्षा को लंदन में आयोजित किया जाता था। यानी 1854 में सिविल आयोग की स्थापना हो गई और 1855 में लंदन में इसका आयोजित किया जाता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि भारतीयों की लगातार मांग हुई, ठीक है, मांग थी कि इस परीक्षा को भारत में, लेकिन फिर भी भारत में हुई नहीं, भारत में फिर भी नहीं हुई। लेकिन जब भारत सरकार अधिनियम 1919 आया, जब अधिनियम 1919 आया तब उसमें ICS की जो परीक्षा है भारत में होना प्रारंभ हो गया उसके अधिनियम के तहत। लेकिन तब भी तुरंत नहीं हुआ था, 1922 में हुआ था शुरुआत, याद रखिएगा, ठीक है, 1922 में हुआ था। तो सबसे पहली बार जो हुई थी, जो पहले हुई थी वो इलाहाबाद में होती थी परीक्षा इसकी और दिल्ली में होती थी, याद रखिएगा, ठीक है। 1930 के दशक के अंत तक क्या हुआ, यूरोपीय वासियों की उपलब्धता जो भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इसी सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों को प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक हो गया, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, यानी वही ऑप्शन नंबर 1 सही है। भारतीय सिविल सेवाओं में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय भाषाओं से अधिक था, ये भी सही है, अभी हमने बताया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है ना। क्लियर क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। केंद्रीय विधानसभा में निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था, निर्वाचन किया गया था, ठीक है। तो हम दोस्तों जानते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A और C, मतलब 1926 और 1945। क्यों 1926 और 1945? जो केंद्रीय विधानसभा में चुनाव है ना कि जो वो 1919 के तहत में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाए केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था, तो 1926 और 1945, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था। अभी पढ़ा 1926 1945 ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 1945, अभी पढ़ के आए ना 1945, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है। अभी हमने जस्ट पढ़ा, इससे पहले कई क्वेश्चन पढ़े कि जो हम पढ़ते हैं ना कि क्या था कि जो 1935 का अधिनियम आया था ना, उसमें ये किया गया था कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था ये। क्यों था, साथ ही भारत के लिए तैयार संविधान प्रस्ताव में जटिल दस्तावेज था, इसी नियम ने भारत संघ के